हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वेक्टर्स। तो हमने पहले पूरी आउटलाइन देखी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या कुछ प्रोसीजर हम अपना सकते हैं, व्हाट इज़ द बेसिक आउटलाइन ऑफ द प्रोसीजर। उसके बाद हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को समझा कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कैसे अपनी साइट पहचानते हैं, किस तरीके से कट लगाते हैं, एंड हाउ वी कैन मॉडिफाइड दोज कट्स। अब बात करते हैं वेक्टर की। तो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट तो निकाल लिया है यूजिंग द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। वेक्टर की अब हम बात करेंगे कि वेक्टर को हम कैसे चूज़ करें और वेक्टर क्या होता है, तो वो हम आज की क्लास में बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले, इफ़ यू हैव नॉट डाउनलोडेड अड्डा 24/7 एप्लीकेशन, लिंक आपका जो है चैट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। क्लिक कीजिए, लॉगिन कीजिए और एग्रीकल्चर सेक्शन को जुड़िए। बहुत सारे फीचर्स हैं इस एप्लीकेशन में जो आपको जॉब अलर्ट्स देते हैं, सब्जेक्ट वाइज क्विज देते हैं, पावर कैप्सूल्स देते हैं और आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को इन्हांस करते हैं। सो गो अहेड एंड डाउनलोड द ऐप राइट नाउ। साथ ही साथ एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं। क्लासेस टाइमली अटेंड करना भी ज़रूरी है। अब इतनी सारी क्लासेस का टाइम याद रहे या ना रहे, लेकिन यूट्यूब आपको याद दिला देगा थ्रू द नोटिफिकेशन। तो बेल आइकन भी ज़रूरी है एंड सब्सक्राइब टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7, जहाँ पर आपको सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक क्लासेस मिलती हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। तो ज्ञान जहाँ मिले वहाँ ले लेना चाहिए, है ना। 3 इडियट्स में भी डायलॉग है, तो ज्ञान ले लीजिए। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है वेक्टर्स। अब आप इंटरनेट पे जब भी वेक्टर्स टाइप करेंगे तो बहुत कुछ आएगा। एक मैथमेटिक्स वाला वेक्टर आएगा, तो लाइंस बनी होती हैं, है ना। उसके बाद कुछ मस्कीटोज, फ्लाइज, ऐसी चीज़ें आएंगी जैसे कि हम एंटो में पढ़ते हैं, इन्हें हम वेक्टर्स कहते हैं। और यहाँ पर जब हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं, सो इट इज़ ऑफ कोर्स अबाउट अ डीएनए मॉलिक्यूल। तो भाई, वेक्टर्स टाइप करते हुए इतनी सारी चीज़ें क्यों आ रही हैं? क्योंकि वेक्टर का जो डिक्शनरी मीनिंग है, वेक्टर का जो लिटरेट मीनिंग है, वो क्या है? मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, व्हीकल। व्हीकल, ठीक है। तो हर उस चीज़ को जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकती है, उसको हम वेक्टर कहते हैं। इसीलिए जैसे कि मलेरिया मच्छर के द्वारा फैलता है, तो मच्छर क्या है? मलेरिया का वेक्टर है। उसके पैथोजेंस मेरे अंदर थे, मुझसे ट्रांसफ़र किया किसी और के अंदर, तो उसने ट्रांसफ़र किया है, एक जगह से उस पैथोजन को दूसरी जगह पहुंचाया है ना। अच्छा, पॉलिनेटिंग वेक्टर्स भी होते हैं जो पॉलेंस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। तो वेक्टर का जो डिक्शनरी मीनिंग होता है वो होता है व्हीकल। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी में हम किस व्हीकल की बात कर रहे हैं? जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में पहुंचा सके, उसे हम वेक्टर कहते हैं। जीन ट्रांसफ़र डायरेक्ट भी हो सकता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, लेकिन वेक्टर के थ्रू हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं, राइट। भाई, कोई आए और आपका काम कर जाए, इससे अच्छी बात और क्या होगी, है ना। तो इसके लिए हम कुछ वेक्टर्स चूज़ करते हैं। आइए वेक्टर्स को समझते हैं। व्हाट आर वेक्टर्स? वेक्टर्स क्या होते हैं, है ना। अगर हम बात करें डेफिनेशन की, अ वेक्टर इज अ डीएनए मॉलिक्यूल दैट हैज़ एबिलिटी टू रेप्लिकेट ऑटोनॉमियसली। ऑटोनॉमियसली मतलब इसे किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई, ये अपने आप रेप्लिकेट कर सकता है, ठीक है। इन एप्रोप्रिएट होस्ट, बस सही होस्ट मिलना चाहिए, है ना। बच्चा तो हर कोई आईएएस बन सकता है, सही इन्वायरमेंट होना चाहिए, राइट। डीएनए फ्रेगमेंट टू बी क्लोन्ड इज इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग। और इस मॉलिक्यूल के ऊपर जिस जीन ऑफ इंटरेस्ट को आप क्लोन करना चाहते हैं, जिस फ्रेगमेंट को आप क्लोन करना चाहते हैं, उसको इसके ऊपर रख सकते हैं। तो जैसे गाड़ी आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, वेक्टर आपके जीन को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में पहुंचाता है, उसे हम वेक्टर कहते हैं। वेक्टर कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन जनरली
वेक्टर कहते ही हमारे दिमाग में क्या आता है, प्लाज्मिड आता है ना। तो प्लाज्मिड इज अ वेक्टर, है ना, लेकिन वेक्टर और भी कई प्रकार के हो सकते हैं। सो व्हाट इज प्लाज्मिड और व्हाट इज वेक्टर, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन में मैंने बहुत अच्छे से दिया हुआ है ना। प्लाज्मिड क्या है, एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए है, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, है ना। ये बैक्टीरिया का अपना पूरा जीनोम है। अदर देन दिस जीनोम, इसके पास सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है विच कैन रेप्लिकेट विदाउट आस्किंग द परमिशन फ्रॉम दिस जीनोम। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक प्लाज्मिड है। अच्छा, इस प्लाज्मिड में कोई लाइफ सेविंग जीन नहीं होता, यानी कि अगर इस बैक्टीरिया से मैं इस प्लाज्मिड को निकाल लूँ तो इस बैक्टीरिया की लाइफ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट कैन लिव इट्स नॉर्मल लाइफ जस्ट लाइक आर 2 किडनीज। अगर एक किडनी निकाल कर हम किसी और को डोनेट कर देते हैं तो भी हम नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो सेम इज द केस विद द प्लाज्मिड, राइट। तो प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए है। और वहीं वेक्टर क्या होता है, वेक्टर कोई भी व्हीकल है जो जीन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकता है। प्लाज्मिड इज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रेप्लिकेटिंग डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। वही वेक्टर क्या है, डीएनए मॉलिक्यूल दैट सर्व्स एज अ व्हीकल। कोई भी डीएनए मॉलिक्यूल जो एक व्हीकल की तरह सर्व करे, जो एक जीन को दूसरी जगह पर ले जा सके, उसे व्हीकल वेक्टर कहते हैं। ठीक है, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, है ना। वेक्टर क्या है और प्लाज्मिड क्या है। वेक्टर के कई सारे टाइप्स हो सकते हैं, उनमें से एक प्लाज्मिड होता है, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं। प्लाज्मिड, तो प्लाज्मिड को अगर हम डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे, अ प्लाज्मिड इज अ डीएनए मॉलिक्यूल अदर देन द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम से अलग है या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है ना, दैट हैज द कैपेबिलिटी टू इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेशन एंड ट्रांसमिशन, जो बैक्टीरिया से इंडिपेंडेंटली ट्रांसमिट भी कर सकता है और रेप्लिकेट भी कर सकता है। कभी कभी कुछ सिचुएशन में ऐसा भी होता है कि जो प्लाज्मिड है इसकी मर्जी होती है, ठीक है। इफ इट वांट्स इट कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू द बैक्टीरियल जीनोम, इफ इट वांट्स इट कैन बी लिव फ्रीली। जब ये प्लाज्मिड बैक्टीरियल जीनोम में इंसर्ट होता है, उसके साथ रहता है, इसको हम कहते हैं एपिटोम। ठीक है, ये अगर इसके साथ इंटीग्रेट हो जाता है, साथ रहते रहते प्यार मोहब्बत बढ़ जाती है, तो इसको हम कहते हैं एपिटोम। ठीक है, चल अब बात ये आती है कि वेक्टर तो एक व्हीकल है जो जीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, बट एक अच्छे वेक्टर में क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, है ना। मैं कैसे एक वेक्टर सेलेक्ट करूंगी कि चलो भाई ये टिक टिक मार्क है, ये क्वालिटीज़ हैं, हम इसको एज अ वेक्टर यूज़ करेंगे अपने एक्सपेरिमेंट में। तो फर्स्ट वन इज इट शुड रेप्लिकेट ऑटोनॉमसली। ये जो आप वेक्टर चूज कर रहे हैं ये अपने आप रेप्लिकेट होना चाहिए, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेट होना चाहिए। द सेकेंड वन इज ईजी ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन ईजी हो तो अच्छा रहेगा, है ना। इजीली जो है किसी भी सेल में हम डालते हैं तो इजीली एक्सेप्ट हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन इजी हो जाता है, तो हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड वन इज इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन साइट्स होनी ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था कि जिस जीन ऑफ इंटरेस्ट को आप जिस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करते हैं, द सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज यूज्ड टू कट द वेक्टर टू क्रिएट दैट स्पेस गैप, है ना। तो इसमें रिकॉग्निशन साइट नहीं होगी तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट कैसे लगाएगा, तो इसमें रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ इसका साइज 10 kb से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। भाई ऐसा क्यों? देखो, जितना आपका वेक्टर छोटा होगा उतनी ही डीएनए फ्रेगमेंट आप ऐड कर पाएंगे। ठीक है, हिसाब लीजिए। ठीक है, अब बात ये है, दिस इज योर वेक्टर, ये आपका छोटा सा वेक्टर है ना। तो इसका साइज क्योंकि छोटा है तो इसमें मैं एक बड़ी यूनिट भी
डाल सकती हूँ, है ना। ये बड़ी यूनिट मैंने डीएनए की डाल दी। इसका टोटल साइज मान लीजिए 50 kb हो गया, ठीक है, 50 kb हो गया, ज़्यादा हो गया, जो भी है ना। तो इट कैन बी ईजिली ट्रांसफॉर्म, है ना, इजीली ट्रांसफॉर्म हो सकता है, किसी भी बैक्टीरिया के द्वारा इजीली लिया जा सकता है, एक्सेप्ट किया जा सकता है। अगर इसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो बैक्टीरिया इसको इतना प्रीफर नहीं करेगा, अरे पता नहीं कहाँ से इतना बड़ा सा कुछ आ गया है ना। और बहुत छोटा होगा तो भी प्रॉब्लम होगी, हैंडलिंग प्रॉब्लम होगी, राइट। तो ये एप्रोप्रिएट साइज पाने के लिए ज़रूरी है कि आपका वेक्टर थोड़ा छोटा ही हो, ताकि उसमें आप बड़ी फ्रेगमेंट ऐड कर सकें। वेक्टर भी बड़ा होगा, फ्रेगमेंट भी बड़ी होगी, तो ओवरऑल साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, जो कि बैक्टीरिया एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। सेकेंड इज सूटेबल मार्कर्स इसमें प्रेजेंट होने चाहिए। नाउ जैसा कि मैंने आपको बेसिक आउटलाइन में बताया था कि हमें रिकॉम्बिनेंट्स को सेलेक्ट करना होता है, यानी कि हमें ऐसे बैक्टीरिया को सेलेक्ट करना है जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट है, और ऐसे बैक्टीरिया को रिजेक्ट करना है जिसमें कोई डीएनए प्रेजेंट नहीं है या फिर सिंपल प्लाज्मिड प्रेजेंट है। तो जो ये सिलेक्शन हम करते हैं सूटेबल मार्कर्स की हेल्प से, ठीक है। तो उस वेक्टर में कोई ना कोई सूटेबल मार्कर ज़रूर होना चाहिए जिससे हम पहचान कर सकें कि ये रिकॉम्बिनेंट है और ये सिंपल वाला है। एंड द थर्ड वन इज इट शुड इंटीग्रेट इनटू द होस्ट जीनोम। होस्ट जीनोम में ये इजीली इंटीग्रेट हो जाना चाहिए। ज़्यादा भाव खाएगा, इंटीग्रेट नहीं होगा तो फ़ायदा क्या होगा, है ना। तो ये क्वालिटीज़ इनके साथ साथ अच्छा हो अगर हमें थोड़ा सस्ता कुछ मिल जाए ना, चीपर हो, इजीली अवेलेबल हो, आइसोलेट इजीली किया जा सके, दैट इज़ अनदर केस। तो बेसिकली ये 6 प्रॉपर्टीज़ इसमें होनी चाहिए जो हमें एक वेक्टर में चाहिए होती हैं, या कहें कि ज़रूरी होती हैं, ठीक है। उसके बाद अब आप जानते हैं कि वेक्टर जो हैं 2 टाइप के हो सकते हैं। वेक्टर कैन बी क्लोनिंग वेक्टर, वेक्टर कैन बी expressive vector or expression vector. Now what is the difference between this cloning vector or expression vector? Difference is nothing but of the gene regulating regions, है ना। आप जानते हैं सिर्फ एक जीन अकेली काम नहीं करती है, उसके लिए एक प्रोमोटर चाहिए होता है, एक ऑपरेटर चाहिए होता है। तो ये जो ऑपरेटर प्रोमोटर के लिए हमें क्या चाहिए, वो रीजन्स चाहिए हैं जो उसे एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करते हैं या उसे एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। सो अगर आप अपनी जीन क्लोन करना चाहते हैं, यानी कि सिर्फ कॉपी नंबर्स बढ़ाना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास प्रोमोटर हो, आपके पास ऑपरेटर हो। आप उसको किसी भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट कराएं, स्पेस क्रिएट करें, उसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दें। जब जब वो प्लाज्मिड या वो वेक्टर रेप्लिकेट करेगा, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट रेप्लिकेट करेगा। लेकिन अगर आप एक्सप्रेस करवाना चाहते हैं तो ज़रूरी है आपके पास प्रोमोटर, ऑपरेटर, रेगुलेटर जैसी चीज़ें हों जो उस जीन को एक्टिवेट करेंगे और उसे एक्सप्रेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू डिज़ाइन एन एक्सप्रेसिव वेक्टर, है ना, सो यू शुड कीप योर जीन ऑफ इंटरेस्ट और द डीएनए सेगमेंट आफ्टर द प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर एंड राइबोसोम बाइंडिंग साइट। जब आपका प्रोमोटर, है ना, अब यहाँ पर आपका पहले प्रोमोटर आएगा, फिर आपका राइबोसोम बाइंडिंग साइट आएगा, उसके बाद आपको अपना जीन डालना है, ठीक है। इनके बाद डालना है इसी सीक्वेंस में, तभी वो एक्सप्रेस होगा। कभी कभी हमें इवन एक्सटर्नल हेल्प की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यूकैरियोटिक जीन्स हैं वो प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर उन्हें डिराइव कर पाए, उन्हें एक्सप्रेस करवा पाए, ये ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप कोई यूकैरियोटिक जीन डाल रहे हैं तो हो सकता है आपको स्पेसिफिक प्रोमोटर्स भी ऐड करने पड़ेंगे उसके साथ, सो दैट जो एक्सप्रेशन है वो सक्सेसफुली हो पाए, ठीक है। तो एक्सप्रेशन और क्लोनिंग में यही फ़र्क है कि एक्सप्रेशन के लिए हमें जो भी अपने कंपोनेंट्स हैं, जो ज़रूरी कंपोनेंट्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, प्रोमोटर्स हैं, वो भी हमें अपने जीन के साथ चाहिए होते हैं, उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है, जो कि क्लोनिंग वेक्टर में रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लोनिंग वेक्टर एंड द एक्सप्रेशन वेक्टर।
नाउ दिस इज द PBr322, ये एक प्लाज्मिड है, ठीक है, एंड दिस इज द प्लाज्मिड विच इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड और वाइडली यूज्ड प्लाज्मिड एज अ वेक्टर। आप सभी लोगों ने इसका नाम सुना भी होगा, PBr322, है ना। सो इसका साइज बेस पेयर जो है यहाँ पर एक्चुअली 4363 दिया हुआ है और यहाँ पर 4361 दिया है, 2 बेस पेयर का डिफरेंस है ना। सो गो फॉर द 4363, ओके। साथ ही साथ इसमें जो ये प्लाज्मिड है हम क्यों वाइडली यूज़ कर रहे हैं, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन है 2, इसका साइज़ काफ़ी परफेक्ट है, इसमें रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, साथ ही साथ बहुत इजीली हम इसको सेलेक्ट कर पाते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स इसमें से इजीली सेलेक्ट कर पाते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिए इसमें 2 सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं, वन इज़ द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट एंड अनदर इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आपकी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है और यहाँ पर आपकी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स हैं विच कैन बी यूज्ड एज मार्कर्स। कैसे इनको मार्कर्स में यूज़ करते हैं अभी हम पढ़ेंगे, राइट। One unique site with 12 different restriction endonuclease enzyme इसमें present है. It is the present within the marker genes and thus easily identifiable. जो हमारे ये जीन्स हैं जिनको हम मार्कर्स कह रहे हैं, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, ये विदिन रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है, ये सबसे बड़ी एडवांटेज है, ठीक है। सो PBr322 के बारे में और हम क्या जान सकते हैं, जब भी आप कोई DNA इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो देखिए ये आपका PBr322 है, इसमें आपके पास यहाँ ये रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं PST1। PST1 का मतलब क्या है, जब एंडोन्यूक्लियस PST1 आएगा तो वो यहाँ पर इस साइट पर क्या करेगा, इस DNA को कट कर सकता है। तो ये रिकॉग्निशन साइट है PST1 एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की। उसी तरीके से BAMH1 ये दूसरी रिस्ट्रिक्शन साइट है, राइट। अब यहाँ पर एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है जो कि PST1 के रीजन में आती है, यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है जो BAMH1 के रीजन में आती है। अब आप यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ PST1 आता है, ठीक है, PST1 एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आया और उसने यहाँ कट लगाया तो यहाँ पर क्या हुआ, गैप क्रिएट हो गया। अब आपकी जो जीन है, यहाँ पर आपकी जीन है ना, इस जीन को भी आपने PST1 से क्या किया, PST1 से कट किया, ठीक है, सेम से कट करना होता है। अब यहाँ पर जो आपको जीन मिला वो आपने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया, है ना। जब आपने यहाँ पर जीन इंसर्ट कर दिया, दिस इज योर जीन। अब आपके जीन इंसर्शन से क्या हुआ, जो ये एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन था इसके सीक्वेंस में डिस्टर्बेंस हो गया है ना। इसका सीक्वेंस अब पहले जैसा नहीं रहा, इसके सीक्वेंस में डिस्टर्बेंस हो गया है क्योंकि इस एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन का सीक्वेंस डिस्टर्ब हो गया है। नाउ इट विल नॉट वर्क, ये काम ही नहीं करेगा, है ना, काम नहीं करेगा। तो ये प्लाज्मिड जिस भी बैक्टीरिया में होगा, है ना, ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जिस भी बैक्टीरिया में होगा उसमें एम्फिसिलिन जीन काम नहीं करेगा, यानी कि वो एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा। हालांकि टेट्रासाइक्लिन अभी भी काम कर रहा है, वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन शो करेगा। तो इस तरीके से हम रिकॉम्बिनेंट्स को पहचान पाते हैं और सेलेक्ट कर पाते हैं। यहाँ पर ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी होता है जिसको हम ओराई कहते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द सेल्फ रेप्लिकेशन, तो ये बहुत ज़रूरी है ताकि वो ऑटोनोमसली सेल्फ रेप्लिकेट कर पाए जो भी हमारा प्लाज्मिड है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा हमारा वेक्टर है लैम्बडा डीएनए। अब ये लैम्बडा डीएनए क्या है, हम सभी जानते हैं बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला एक ऑर्गेनिज्म होता है जो बिल्कुल इस तरीके का आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं, सैटेलाइट जैसा सा दिखता है ना। ये ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरियोफाज। इस ऑर्गेनिज्म का नाम है बैक्टीरियोफाज। नाउ दिस बैक्टीरियोफाज व्हाट इट डज इज
इसके हेड में यहाँ पर डीएनए होता है, ठीक है। एंड दिस होल कवरिंग इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये होल कवरिंग किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी हुई होती है। जब ये बैक्टीरिया की वॉल पर चिपकता है और इन्फेक्ट करता है तो ये इस डीएनए को बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर देता है और इसकी जो बॉडी है वो बाहर रह जाती है, ठीक है। यानी कि ये कुछ अपना डीएनए उसके फ्रेगमेंट को क्या करता है? बैक्टीरियल सेल में डाल देता है। तो ह्यूमंस ने सोचा अगर ये अपना डीएनए बैक्टीरियल सेल में डाल रहा है तो क्यों ना हम इससे अपना काम करवा लें, है ना। वो होता है ना, आप भाई बहन से कहते हैं पानी पीने जा रहा है किचन में, अच्छा आते हुए ना मेरे लिए भी एक ग्लास ले आई हो, राइट। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करें और इसकी जगह अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालें। अगर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ये अपने आप ट्रांसफ़र कर देगा बैक्टीरिया में, हमें तो मेहनत ही नहीं करनी है। तो इसीलिए हमने इसको एज अ वेक्टर चुना। तो इसको हम कहते हैं लैम्बडा डीएनए। अच्छा, इस लैम्बडा डीएनए की एक और ख़ास बात है, जब ये यहाँ बैक्टीरियोफाज के हेड में होता है तब ये लीनियर होता है, लेकिन जैसे ही ये ट्रांसफ़र होता है बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया की बॉडी में, तो ये सर्कुलर डीएनए बन जाता है, ठीक है। और मज़े की बात भी है इसके साथ, क्या है अभी देखेंगे, राइट। सो द साइज इज 48502 बेस पेयर्स. It is linear in phage and circular in bacteria, है ना। ये एक कोस साइट की वजह से होता है। इसमें दो तरीके के रिप्रोडक्शन हो सकते हैं, लाइसोजेनिक एंड लाइटिक। अभी लाइसोजेनिक और लाइटिक साइकिल्स क्या हैं? बहुत सिंपल है। नेक्स्ट पिक्चर क्लियर हो जाएगी हमारी इससे। किससे? यहाँ आ गए हम, ठीक है। एक तरफ आप लाइटिक साइकिल देख रहे हैं, एक तरफ आप लाइसोजेनिक साइकिल देख रहे हैं। नाउ फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल में क्या होता है? ये आपका बैक्टीरिया है ब्लू कलर का, इस पर ये बैक्टीरियोफाज आकर चिपकता है। जब ये बैक्टीरियोफाज आकर चिपकता है तो ये अपना डीएनए जो है बैक्टीरियल सेल में इंसर्ट करता है यहाँ पर, ठीक है। आ गया डीएनए। ये जो डीएनए है ये अब बॉस है, ठीक है। वो होता है ना, कई लोग आपके घर में आके अपना ही बॉसी नेचर दिखाते हैं। तो ये बैक्टीरिया के अंदर आ तो गया, लेकिन ये चुप नहीं बैठा। इसने कहा बैक्टीरिया का जो जीनोम है ना, यहाँ पर बैक्टीरिया का अपना जीनोम भी है, उसे कहता है तुम चुप बैठो, मैं गाइड करता हूँ क्या करना है। तो ये बैक्टीरियल मशीनरी को यूज़ करके, बैक्टीरियल सेल को यूज़ करके क्या बनाता है? अपने प्रोटीन्स बनाता है, ठीक है। क्योंकि अब इसके मालिक ने तो इसको छोड़ दिया है आरएनए को, तो अब ये बैक्टीरियल सेल को यूज़ करता है और बैक्टीरियल सेल को यूज़ करके ये जो डीएनए है ये अपने प्रोटीन सिंथेसिस शुरू करता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब क्या है? उसकी बॉडी बनाना, बैक्टीरियोफाज की बॉडी बनाना, और रेप्लिकेट भी करता है, यानी कि डीएनए भी बना लेता है। तो यानी कि ये बहुत सारे बैक्टीरियोफाज अंदर ही अंदर बनाता रहता है ना, अंदर ही अंदर बनाता रहता है। और लास्ट में जब ये बैक्टीरिया का जो सेल है, ये जो सेल है, ये जब फुल हो जाता है बैक्टीरियोफाज से तो ये बर्स्ट हो जाता है और ये बैक्टीरियोफाज जो है सारे निकल जाते हैं। जैसे ही ये बैक्टीरियोफाज निकले, है ना, ये सारे रिलीज़ हो गए, ये दूसरे सेल को इन्फेक्ट करने चले जाते हैं। इसीलिए वायरल जो डिजीज़ होते हैं उनको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इन्फेक्शंस बढ़ाता जाएगा। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ कॉल्ड लाइटिक रिप्रोडक्शन, जहाँ पर ये बैक्टीरियल मशीनरी को यूज़ करके अपने मल्टीप्लिकेशन करता है, लास्ट में बर्स्ट होकर बाहर निकल जाता है और जो नए बैक्टीरियोफाज निकले हैं वो नए सेल को इन्फेक्ट करने चले जाते हैं। दूसरा है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है? आपका बैक्टीरियोफाज आता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट भी करता है, उसमें अपना डीएनए भी छोड़ता है, लेकिन वो डीएनए कुछ खास काम करने के मूड में नहीं है। सो इट जस्ट बिकम्स द सर्कुलर डीएनए हियर। एंड जब जब बैक्टीरिया रेप्लिकेट होता है, एक प्लाज्मिड की तरह वो बैक्टीरिया के साथ साथ रेप्लिकेट होता रहता है। सो दिस इज़ आर लाइसोजेनिक साइकिल। अच्छा, मैं ये क्यों बता रही हूँ?
क्योंकि ये दोनों साइकिल के जीन्स बैक्टीरियोफाज में प्रेजेंट होती हैं, लैम्बडा डीएनए में प्रेजेंट होती हैं। अब हम इसमें से लाइटिक साइकिल वाला जो जीन है वो रिमूव कर देते हैं, ताकि जो हमारा लैम्बडा है ना, जब वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे तो वो लाइटिक साइकिल में एंटर ही ना करे, सिर्फ किस में करे, लाइसोजेनिक साइकिल में एंटर करे। और लाइसोजेनिक साइकिल में क्या हो रहा है, साथ साथ मल्टीप्लिकेशन, जीन क्लोनिंग हो रही है, अगर आपने वहाँ पर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है। तो इस तरीके से लाइसोजेनिक साइकिल की हेल्प से हम जीन क्लोनिंग कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर लाइसोजेनिक को आप और बेटर समझेंगे जब ये बैक्टीरिया, ये बैक्टीरियोफाज इस बैक्टीरिया के ऊपर आया है ना, इसने यहाँ पर अटैचमेंट की है, ये इन्फेक्ट करने के लिए रेडी है। जब इसने इन्फेक्ट कर दिया है तो ये अपना वायरल जीनोम यहाँ पर छोड़ देता है, राइट। अब ये जो वायरल जीनोम है, लाइटिक में तो क्या कर रहा था, ये वायरल जीनोम इनसे क्या करवा रहा था, अपने बैक्टीरियोफाज बनवा रहा था, है ना। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा, यहाँ ये जो वायरल डीएनए है ये आपके बैक्टीरियल जीनोम के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। और अब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये ट्रांसफ़र हो चुका है एंड यू कैन मल्टीप्लाई इट एज यूजुअल, जैसे हम इकोलाई में पहले भी कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पर बैक्टीरियोफाज की हेल्प से हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट या कोई डीएनए सेगमेंट्स जो है पास ऑन करवा सकते हैं और उसे जो हमारा जीनोम है उसमें इंक्यूबेट भी करवा सकते हैं, राइट। तो इसको हम लाइसोजेनिक साइकिल कहते हैं। अब जब जब ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होगा, जब जब ये इसका डीएनए मल्टीप्लाई होगा, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। ये दो टाइप के वेक्टर्स थे, एक था प्लाज्मिड वेक्टर जो कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, दूसरा था लैम्बडा वेक्टर जो बैक्टीरियोफाज से हमें मिलता है, जो कि एक वायरस से हमें मिलता है। इसी तरीके के और भी कई वेक्टर्स होते हैं, जैसे फाज्मिड का नाम सुना होगा, कॉस्मिड का नाम सुना होगा। तो ये सारे जो वेक्टर्स हैं ये हम पेड क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ हम इन चीज़ों को सिंपल रखने की कोशिश करेंगे कि जितना ज़रूरी है उतना हम यहाँ पर पढ़ें और समझें, है ना। चलिए, तो यहाँ पर हम अपनी ये क्लास एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स फॉर सेलेक्टिंग द रिकॉम्बिनेंट्स। हालांकि थोड़ी सी ग्लिम्स आपने आज ही देख ली है ना, कि किस तरीके से हम रिकॉम्बिनेंट्स को सेलेक्ट करने वाले हैं, बट इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। दीज आर योर अदर बैचेस। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर झारखंड FSO, IBPS AFO और ICARPG एग्जाम, you can enroll in these batches using the code Y448A। Y448A का यूज़ कर सकते हैं और 77% का डिस्काउंट पा सकते हैं। साथ ही साथ आपके इंडिविजुअल बैचेस भी हैं। आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है, आप इंडिविजुअल बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। जैसे कि जुनून में आपको पैथोलॉजी एंड एनिमल हस्बेंड्री मिलता है, संकल्प में एग्रोनॉमी सॉइल साइंस मिलता है जो आपकी जनरल एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करता है, मंथन में आपको क्रॉप फिजियोलॉजी मिलता है। तो आप इन बैचेस को भी यहाँ पर ले सकते हैं। इनकी लाइव क्लासेस लगती है तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी, टीचर से इंटरेक्शन भी रहेगा, राइट। और अगर मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर महापैक इज़ ऑलवेज देयर, जो आपको इन सभी क्लासेस का एक्सेस देती है, साथ ही साथ उनकी टेस्ट सीरीज और ई बुक्स भी देती है। यू कैन यूज़ दिस कोड Y448 to enroll in any of the batch और महापैक 77% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। महापैक की जो फीस है वो है 7,359, बट अगर आप एप्लीकेशन से एनरोल करते हैं तो इन सभी बैचेस की फ़ीस और भी कम होगी। सो डू डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम द लिंक गिवन इन द चैट बॉक्स और द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब ये क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। ओके, गुड बाय गाइज, टेक केयर and keep reading, keep revising. If you have any doubts, you can ask me in the comment box and do tell me how you're liking the class or not. Okay, goodbye and take care.